बहुजन समाज पार्टी की जो कार्यशैली है और उनके जो स्टेटमेंट किस मुद्दे पे क्या क्या स्टैंड है तो वो पता चल जाता है। लेकिन वो अब मोहब्बत की दुकान का पता चल गया कि उनकी हिमाचल में सरकार है, क्या हो रहा है, उनकी कर्नाटक में सरकार है, 14,370 करोड़ एससी का फंड दूसरे उनमें योजनाओं में लगा दिया गया। जब दलितों पे एट्रोसिटी होता है, जब उनके मुद्दे की बात आती है, तब मोहब्बत की दुकान का शटर बंद होता है। अरे मेरे पिछड़े भाई, मैं तो ये कर रहा था। अरे क्या किए आपने पिछड़ों के लिए? अगर लालच ना दे तो ये चुनाव जीत नहीं सकते। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, कहीं नहीं जीत सकते। दलित के बेटे पढ़ने लगे तो आप निजीकरण करने लगे, जब पढ़े नहीं थे तो सरकारी था। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी आप नौकरी कैसे दोगे मुझे? जातिवाद की बात करें तो आप एक बार उस माँ से पूछिए जिसके बेटे ने मटका छुआ और उसको मार दिया गया, दलित का बच्चा, या दलित का बच्चा मूंछ रख लिया तो उसे मार दिया, काला चश्मा पहन लिया तो मार दिया, घोड़ी पे चढ़ गया तो मार दिया। कहाँ जातिवाद खत्म हुआ है? तो क्या कहना चाहेंगे, आज 9 अक्टूबर 2006 को मान्यवर काशीराम साहब का जो है महापरिनिर्वाण हुआ था, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? आपको क्या जानकारी, पहले तो हम वो जानना चाहेंगे। बहुजन पॉलिटिक्स की बहुजन मूवमेंट के जन्मदाता उनको कहा जाता है। तो जो इस देश में 85% की जो भागीदारी उसको सुनिश्चित करने का उनको पॉलिटिकल एक मास्टर की उनको अपने हाथ में लेने के लिए मान्यवर साहब को इसी उसमें जानते हैं हम लोग कि इस देश की जो कांग्रेस और अन्य जो पार्टियों की जो पॉलिटिक्स थी वो अपर कास्ट बेस्ड थी, और लेकिन जो SC ST OBC माइनॉरिटी है उनको मुख्य धारा में कैसे पॉलिटिकल रूप से उसको जोड़ा जाए, तो मान्यवर साहब का वो एक अलग ही वो था कि बहुजन कॉन्सेप्ट के जन्मदाता, इसीलिए उनको कहते हैं। जी ठीक है, आज अब वो हम लोगों के बीच में नहीं है। आपको क्या लगता है, उन्होंने जो बामसेफ एक आंदोलन खड़ा किया था, जो कि बाद में फिर उसके तहत फिर बहुजन समाजवादी पार्टी बनी और मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी यूपी में, और आज भी जो है बामसेफ है और वो आंदोलन आज भी है। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आंदोलन जब काशीराम थे तो वो एक अपने चरम पे था? क्या आज उस आंदोलन में कोई कमी आई है? क्या बहुजन समाज के लोग अभी भी बामसेफ के साथ उतने ही जुड़े हुए हैं, या फिर से वो जो राष्ट्रीय पार्टियों का भी एक अपना अलग प्रकोष्ठ होता है OBC SC ST का, उसमें मतलब उन पार्टियों के तले जा रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, बामसेफ की आप बात करेंगे तो बामसेफ तो मान्यवर साहब के टाइम ही आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने रजिस्टर्ड करा के उसको खंड खंड कर दिया गया था। तो हर एक नया अधिवेशन होता है, नई बामसेफ शुरू हो जाती है। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी की शैडो बामसेफ है उस पर हम बिलीव करते हैं, बाकी और कितने क्या चल रहे हैं उससे हमें मैटर नहीं करता है। हाँ, ये मूवमेंट में कुछ उतार चढ़ाव आए हैं, कुछ कमियाँ हैं, तो उसको दुरुस्त किया जा रहा है। किसी भी मूवमेंट में उतार चढ़ाव आता है और सत्ता एक सिर्फ सामाजिक परिवर्तन एक है, तो सत्ता जो बहुजन पॉलिटिक्स है वो इतनी आसान नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो एक अलग चीज़ है। अगर उससे तुलना करेंगे तो उसकी पॉलिटिक्स में और बहुजन समाज पार्टी की पॉलिटिक्स में बहुत अंतर है, क्योंकि जिस तबके से उसका सुप्रीमो है जो मान्यवर साहब थे, बहन जी हैं, तो वो एक सबसे नीचे तबके में आता था, अनटचेबल जिसको कहते, तो उन लोग को उस तरीके से लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हुआ है। और अभी हाँ, कुछ समय से मूवमेंट में गति अवरोधक लोग, चंद नए नए संगठन तैयार हुए हैं, नई नई पार्टियां बनाई जा रही हैं फंड वो करके, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं डेंट मूवमेंट को लगा है। और मुझे लगता है कि अब उसमें कुछ 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में आकाश आनंद जी और बहन जी ने जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अब वो चीज़ें दुरुस्त होंगी। जी, अभी आपने बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय जो राजनीतिक और पार्टियां हैं उनसे जो है ये बामसेफ अलग है और जो BSP अलग है। उन राजनीतिक पार्टियों से कैसे अलग हो जाती है, क्या कारण है उनका? जो क्या वो सामाजिक हितों को साथ लेकर नहीं चलते, SC ST को लेके? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो जो है बामसेफ के साथ उनकी विचारधारा मेल खाती है? नहीं, देखिए, वो तो जब कार्यशैली उनकी देखेंगे तो किस तरीके से वो मान्यवर साहब का नाम लेके और अपनी पॉलिटिक्स शुरू करते हैं। मोटा मोटी खा अगर आते हैं, क्या मेन अंतर, क्या डिफरेंसेस अंतर आ जाते हैं, अगर आपको 2 लाइन 4 लाइन में बताना? मैंने 4 बार की उत्तर प्रदेश की सत्ता देखी है,
ठीक है, और वहाँ की बहुजन समाज पार्टी की जो कार्यशैली है और उनके जो स्टेटमेंट किस मुद्दे पे क्या क्या स्टैंड है तो वो पता चल जाता है। अभी वर्गीकरण के मामले में ही आपने देखा होगा जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो पता चल जाता कि कौन कहाँ पे असली बहुजन पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन SC ST OBC की बात कर रहा है, तो वो उससे पता चल जाता है उनका स्टेटमेंट। बहुजन समाज पार्टी ही सिर्फ बहन जी ने ही उस पर बोला था कि इस पे ऑर्डिनेंस लाके और इसको तुरंत मतलब पलट देना चाहिए संसद को, लेकिन और किसी और वो हैं नए लीडर आए हैं क्या उन्होंने कभी बोला? उन्होंने तो कभी नहीं बोला। नए एक सांसद जी आए हैं बन के, उन्होंने कभी उस तरीके की मांग करी नहीं करी है ना। वो पता चल जाता, कार्यशैली से पता चल जाता है कि कौन क्या है। मोदी जी को लेके क्या कहेंगे? मोदी जी कह रहे हैं, उन्होंने भी उस फैसले के बाद में जो है कहा कि हम संसद से इसका निराकरण करेंगे, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि मोदी जी जो है SC ST को साथ में लेके चलना चाहते हैं? उन्होंने तो देखिए एक बार राष्ट्रपति भी जो है SC समुदाय से बनाया, आज की डेट में ST भी को भी राष्ट्रपति बनाया, तो ऐसा नहीं लगता कि भाजपा कहीं उस कोशिश में कामयाब होती दिख रही है? क्योंकि अगर आप उनको देखें तो बहुमत जो है, हालांकि इस बार नहीं रहा, लेकिन 2 बार बहुमत जो रहा तो कहीं ना कहीं SC ST का जो वोट उन्हें मिला है यूपी में भी इस बार नहीं मिला है। अभी हरियाणा चुनाव में भी देखें तो जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा है तो कहीं ना कहीं जो एक दलित समाज है वो अब भाजपा से जुड़ा है, ऐसा नहीं लगता है आपको? नहीं, कुछ जुड़ा है ज़रूर, हिंदुत्व के उसमें ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन ज़्यादातर दलित समाज भाजपा को नापसंद करता है, उसके साथ नहीं जा पाता क्योंकि वो अम्बेडकराइट जो लोग होंगे वो कहीं ना कहीं भाजपा से उस तरीके से नहीं जुड़ पाते। हाँ, लेकिन मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी की तरफ ज़रूर गया है, लेकिन वो अब मोहब्बत की दुकान का पता चल गया कि उनकी हिमाचल में सरकार है, क्या हो रहा है, उनकी कर्नाटक में सरकार है, 14,370 करोड़ SC का फंड दूसरे उनमें योजनाओं में लगा दिया गया, और एक तेलंगाना में उनके उप मुख्यमंत्री हैं दलित समाज के, उनको कुर्सी भी नहीं दी जाती, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो वो उनकी मोहब्बत की दुकान, जब दलितों पे एट्रोसिटी होता है, जब उनके मुद्दे की बात आती है तब मोहब्बत की दुकान का शटर बंद होता है, तब नहीं खुलता है। और बाकी तो आपने तो मोदी जी के बारे में तो क्या ही बोलें, वो तो मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन देश के अंदर जो कुछ है वो चुन चुन के बेचूंगा। तो मोदी जी का तो उनके लिए, वो तो कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मारो। अरे भाई, प्रशासन किस लिए है? आपका प्रशासन इतना दम नहीं है क्या? आपका मुझे मारो, प्रधानमंत्री को जाके कौन मारेगा? किसी की औकात है? कोई पहुंच जाएगा सिक्योरिटी में, पहुंच जाएगा? कुछ किसी की औकात ही नहीं है। तो वो उस तरीके का वो है। मोदी जी का तो वो क्या बोलते हैं क्या करते हैं वो नहीं कहते, वो तो छोड़ दीजिए। 140 करोड़ की जनता को अपना परिवार कहते हैं, मानते हैं मोदी जी? वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आप देख लीजिए देश में किसका विकास हो रहा है? RSS और BJP के नेता का विकास हो रहा, आम जनता का विकास नहीं हो रहा। कहीं SC समाज का विकास नहीं हो रहा है, किसी का नहीं। उन्होंने इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं, SC समाज के लिए कई सारी योजनाएं अपने कार्यकाल में चलाई हैं। इनके जो चमचे हैं वो खा जाते हैं, इनके नेता खा जाते हैं। आप ग्रामीण इलाके में जाइए ना भाई, ग्रामीण इलाके में देखिए ना, ये तो कहते हैं कि हम तो मतलब इस बात को तो आप मानते हैं ना कि वो चलाते हैं, इनके चमचे खा जाते हैं, उनकी गलती नहीं है, इस बात को तो मानेंगे? मोदी जी की गलती नहीं। मालिक कौन है? मालिक कौन है देश का? प्रधानमंत्री है ना। प्रधानमंत्री आदेश करते हैं ना, तो प्रधानमंत्री के आदेश पे काम। प्रधानमंत्री झूठे रोने लगेंगे, अरे मेरे पिछड़े भाई, मैं तो ये कर रहा था। अरे क्या किए आपने पिछड़ों के लिए? पिछड़ों के राष्ट्रपति बनाए, 2 राष्ट्रपति देखिए, वंचित समाज से बनाया उन्होंने। सुनिए सर, राष्ट्रपति का क्या पावर होता है? मैं मीडिया में कहना तो नहीं चाहता था। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति का कोई पावर है? जहाँ जहाँ अत्याचार होता है, आज ट्रेन में हाल देखिए, आप सरकारी ट्रेन को बंद कर रहे हैं, प्राइवेट ट्रेन चला रहे हैं, वो टिकट ज़्यादा मांग रहा है। गरीब आदमी के पास इतना पैसे नहीं है कि उस ट्रेन पे चढ़ ले। उनके मंत्रिमंडल में, इस बार के मंत्रिमंडल में कई लोग जो हैं अपने SC ST OBC से कई लोग मंत्री हैं, तब भी आप नहीं मानेंगे? नहीं मानूंगा सर। एक भी मंत्री को बोलिए मंडल पे चर्चा करके दिखा दे, या प्रधानमंत्री को स्वयं चैलेंज देता हूँ कि मंडल कमीशन पे बात करके दिखा दे, और दूसरे दिन अगर वो प्रधानमंत्री रह जाए तो नाम बदल दीजिएगा। हम लोग उस दिन से BJP का समर्थक हो जाएंगे। अभी हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं वहाँ भी जो आरक्षित सीटें थी वहाँ भाजपा ने अच्छी जीत दर्ज की है, तो आप इसको क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं वो जो समाज है SC ST OBC उन पे विश्वास तो कर रहा है, तभी आरक्षित सीटें वो जीते हैं। नहीं कर रहा, उसका कारण है वो जो सीट जीते हैं उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि इनका जो ब्राह्मण बनिया ठाकुर वोट है, वो जो कह रहे हैं एक ही तरफ दे रहे हैं। जो SC में है वो थोड़े पैसे के लालच में, थोड़े दारू के लालच में, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए,
अगर कोई दलित का बेटा सही से बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है बगैर लालच का, और कोई पिछड़ा का बेटा मतलब वोट दे रहा है लेकिन लालच के कारण दे रहा है। लालच, दारू दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, और इनका वोट जो है फिक्स है, और इधर वोट में बंटवारा हो रहा है, इसलिए ये जीत रहे हैं, नहीं तो ये जीत नहीं सकते। नहीं तो ऐसे ही जीत नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ लालच के कारण। अगर लालच ना दे तो ये चुनाव जीत नहीं सकते। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, कहीं नहीं जीत सकते। हम देखते हैं कि क्षेत्र में पैसा बढ़ता है, बीजेपी के पास पैसे की कमी नहीं है। चाहे आप दिल्ली के चुनाव में देख लीजिएगा, दारू बांटता कौन बांट रहा है? बीजेपी के लोग बांटते हैं। पैसा कौन दे रहा है? बीजेपी के लोग दे रहे हैं। हर चीज का दोष आप उन्हें ही देंगे। कोई लालच भी कर रहा तो ये तो व्यक्ति की अपनी कमजोरियां हैं। हमारी भी कमजोरी, हम लोग गरीब तबके से है ना, कमजोर है ना, हम लोग के खाने के लिए पैसे नहीं है। अगर आप हमें दे रहे हो तो लालच तो होता ही है, तो गरीब है इसलिए संसाधन की कमी के कारण ऐसा हो जाता है। नहीं, संसाधन की भी कमी है, रोजगार भी नहीं है। हम लोग पिछड़े हुए हैं, हम लोग नौकरी में नहीं है, सारे पद पे यही लोग बैठे हुए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास एक साथ। सबका साथ, सबका विकास जब होता है जब आप धोबी के बेटे, पासी के बेटे, चमार के बेटे, तेली के बेटे, कुम्हार के बेटे, सबको आप एक साथ नौकरी दे रहे हैं। नीतीश कुमार को मैं मानता हूं कि तेजस्वी जी के साथ में योग्यता रहेगी तो सभी को नौकरी मिलेगी, सबको आरक्षण भी मिला हुआ है। आपको क्या लग रहा है योग्यता नहीं है? आप निजीकरण कर दोगे तो नौकरी कैसे दे दोगे? आप जब हम सरकारी नौकरी लेने जाएंगे उस रेल को ही बेच दोगे तो हमें नौकरी कैसे मिलेगा? जब दलित के बेटे पढ़ने लगे तो आप निजीकरण करने लगे, जब पढ़े नहीं थे तो सरकारी था। तो निजीकरण में तो अच्छा काम होता है ना, इसलिए सरकार की भाई निजीकरण में अच्छा काम होता है, काम तेज होता है। सरकारी काम को तो आप ही लोग बाद में दोष करते हैं कि सरकारी ऑफिस में काम ठीक से नहीं होता है। कौन? कई लोग कहते हैं इस बात को। सुनिए सर, सरकारी ऑफिस में हमारे आरक्षण के थ्रू हम जा सकते थे, प्राइवेट में हम नहीं जा सकते। क्या आप प्राइवेट में क्यों नहीं जा सकते? निजीकरण में आप आरक्षण कर दीजिए। तो आरक्षण के भरोसे ही जाएंगे? निजीकरण में तो कोई भी जा सकता है, मैं भी जा सकता हूँ। सर नहीं हो सकता, हम लोग गरीब तबके के हैं, इनके पास पैसे है, ये 20 लाख रुपए रिश्वत देने के लिए तैयार है नौकरी में, हमारे पास तो 1 रुपए नहीं है, हम कैसे नौकरी ले लेंगे? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि जाति जनगणना करा के हम नौकरी देंगे, जिस जात की जितनी जनसंख्या होगी उस आधार पर नौकरी देंगे। मैं कहता पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में, तभी पता लगेगा, सबको सम्मान मिलेगा। नहीं तो 5% अच्छा, बहुत सारे बहुजन समाज के लोग भी कहते हैं, बहुजन समाज की बात कर रहा हूँ, एससी समाज की बात कर रहा हूँ, कि नहीं होना चाहिए, जातिगत भेदभाव बढ़ जाता है। जो ऑटो चला रहे हैं, जो छोटे मोटे और काम कर रहे हैं, मैं साफ साफ बता दूं, मैं ग्राउंड में बात करता हूं सभी लोगों से, उनसे उनकी जाति भी पूछता हूं, उसके बाद वो कहते हैं। सुनो ना, जो पिछड़े के लोग, जो दलित समाज के लोग, जो आदिवासी समाज के लोग कह रहा कि आरक्षण नहीं होनी चाहिए और जाति जनगणना नहीं को होनी चाहिए, वो आरएसएस का दलाल है, उसके दिमाग खराब है, भ्रमित है। नौकरी जब तक जाति जनगणना नहीं होगी आप नौकरी कैसे दोगे मुझे? ठीक है, हम आपसे बात करेंगे। आप यहाँ मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से, संगम विहार से। अच्छा, संगम विहार से। क्या करती हैं आप? मैं विधानसभा से प्रभारी हूँ बहुजन समाज पार्टी के। अच्छा, क्या लगता है कि आज के समय में अभी भी जातिवाद उसी प्रकार से काम करता है? 2024 में जो भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान लागू हुए आज 78 साल हो गए, क्या अभी भी उनका पूरा संविधान लागू सिर्फ लागू है या वो काम भी हो रहा है? जातिवाद की बात करें तो आप एक बार उस माँ से पूछिए जिसके बेटे ने मटका छुआ और उसको मार दिया गया, दलित का बच्चा, या दलित का बच्चा मूंछ रख लिया तो उसे मार दिया, काला चश्मा पहन लिया तो मार दिया, घोड़ी पे चढ़ गया तो मार दिया। कहाँ जातिवाद खत्म हुआ है? जातिवाद है ना। तो अगर जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी घटनाएं कभी कभार हो जाती हैं, 140 करोड़ की जनता है, इतना बड़ा देश है, तो मतलब घर में भी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। दलित समाज के साथ ही होनी है 140 करोड़ में, बस दलित समाज ही है। क्यों ब्राह्मण के साथ नहीं होता? क्यों क्षत्रिय के साथ नहीं होता? क्यों बड़ी कैटेगरी में नहीं होता? क्यों एससी कैटेगरी में ही होते हैं सारे शोषण? उनकी बहन बेटियों का तो कोई बलात्कार नहीं होता, हमारे समाज के बच्चियों के साथ होता है। हमारे समाज के बच्चे मारे जाते हैं, हमारे समाज के बच्चे पढ़ने से वंचित हो जाते हैं, स्कूलों में जो है सताए जाते हैं। तो तमाम तरह की तो हमारे साथ एट्रोसिटीज़ होती है। तो 140 करोड़ में सिर्फ हम ही तो है नहीं। अच्छा, 1 अगस्त को भी फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जिसमें उन्होंने निर्देश दिया कि SC ST में भी उपवर्गीकरण होना चाहिए। कुछ ऐसी जातियां हैं जिनका विकास हो गया है, उनमें क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, और जो ऐसी जातियां हैं, जो बहुत सारी जातियों को उन्होंने नाम दिया कि उनको ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए। वहाँ पर आप लोग विरोध कर रहे हैं कई जो है। अब आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, आप क्या कर रहे हैं? उपवर्गीकरण होना चाहिए, मैं कहती हूँ
लेकिन ब्राह्मण के साथ भी जो 3% 95% लेके बैठा है उसका पहले उपवर्गीकरण कराओ। जो हमारे समाज को ये कह के बांट रहे हैं कि तुम्हारा आरक्षण, वाल्मीकि को बोले तुम्हारा आरक्षण तो जाटो समाज खा रहा है, चमार खा रहा है, ऐसे बोलते। मैं कह रही हूँ तुम्हारा आरक्षण ब्राह्मण खा रहा है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहले वहाँ पे जाके तुम जातिगत जनगणना कराओ ना, जिसकी जितनी संख्या भरी उसकी उतनी हिस्सेदारी दो। तुम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुम 3% 90 से 95% पे तुम जो है हर जगह काबिज बैठे हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो जातिगत जनगणना तो हुई नहीं है, तो 3% वो लोग हैं, ये बात आपको कैसे पता है? देखिए जातिगत है देश में, सारे पे पंडित जी बैठे हुए हैं। 90 सचिव देश को चला रहा, उसमें 87 ब्राह्मण बैठे हुए हैं, तो कैसे नहीं पता लगेगा आपको? आप नेट पे चेक करो, प्रधानमंत्री कार्यालय में आप देखो ना कितने अधिकारी पंडित जी बैठे हुए हैं, उसमें कितने पिछड़े जाति के लोग हैं, कितने दलित हैं। ये बात आप देखो ना, आप राष्ट्रपति भवन में देख लो, जो पद पे तैनात 49 अधिकारी होते हैं, 49 में आप देख लो कितने पिछड़े के बेटे हैं। तो पढ़ाई लिखाई की है उन लोगों ने, उनके पास वो योग्यता है। वो बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी 29 IAS की अधिकारी नियुक्ति कर दी प्रधानमंत्री, क्या वो IAS कम्पीट कर रखे थे? फैसला आपस बाद में लिया विपक्ष के दबाव में ना। मैं आपको कहना चाहता हूँ कई जगह कि पिछड़े के बेटे को नौकरी इसलिए नहीं मिलता कि उनके पास पैसा नहीं है, वो गरीब है, उनके पास धन नहीं है, इसलिए नहीं वो नौकता। अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। आज शिक्षा नीति एक समान कर दे, आप फिर फरिया लो। आप शिक्षा नीति समान कर दो और फिर फरिया लो पिछड़े के बेटे से। शिक्षा नीति आप समान कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? कॉपी पे, किताब पे GST लगा रहे हो। हीरा पे कितने GST लगा रखे? 3%। किसान के ट्रैक्टर पे कितने GST लगा रखे हो? 18%। खाद पे GST कितने लगा रखे हो? जो गरीब लोगों का काम आने वाला चीज़ है उस पे तो आप तगड़ा GST लगा रखे हो। जो बड़े लोगों का काम आने वाला है उस पे कम GST। आपने अडानी जी का 16 लाख करोड़ माफ़ कर सकते हो, तो किसानों का भी माफ़ कर दो। कौन मना कर रहा? आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप ड्रामा करते हो कि अर्थव्यवस्था पे बोझ नहीं बढ़ जाएगा? किस पे? अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। अडानी का माफ करने से अर्थव्यवस्था पे बोझ नहीं पड़ रहा है। नहीं, वो तो बहुत सारे लोगों को काम भी देते हैं, उनको कहते हैं कि हम देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। उनके एक भी संस्थान में आरक्षण के तहत नौकरी दिखा दो। आप उनके एक भी संस्थान में जो चीज खरीदे हैं उनमें अगर कितने पिछड़े के बेटे हैं, कितने दलित के बेटे हैं, आप गिनवा दो। कहाँ है दलित पिछड़ा? आप एक वर्ण का काम करोगे या कहोगे सबका साथ सबका विकास, ये संभव नहीं है। ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात कर रहे हैं। ये जो मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास जब वो लाल किले के मंच से बोलते हैं तो ये क्या है? ये झूठ बोलते हैं, ये लोगों को बरगलाते हैं। इनके पास एक ही शस्त्र है कि हिंदू धर्म खतरे में है। एक बात बताओ, धोबी का बेटा हिंदू नहीं होता, पासी का बेटा हिंदू नहीं होता। अयोध्या से अगर एक पासी का बेटा जीत गया तो पूरे बीजेपी के सांसद उसको गाली देता रहा, बीजेपी के समर्थक उसको गाली देता। क्या वो हिंदू नहीं है? चाहे वो किसी पार्टी से, मुझे पार्टी से नहीं लेना है हिंदू की नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या वो व्यक्ति हिंदू है कि नहीं है। अगर कोई दलित का बेटा जीत गया तो वो हिंदू नहीं है, कोई स्वर्ण का बेटा जीत गया तो सबसे बड़ा हिंदू है। ये कैसे मानूंगा? हिंदू सभी है ना। तो आज हम यहाँ मान्यवर काशीराम साहब के कार्यालय पे हैं। आज 9 अक्टूबर 2006 को उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। आज वो जो है यहाँ पे SC ST OBC के बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुजन समाज के लोग आए हुए हैं और बता रहे हैं देश की वो सच्चाई जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाती। साफ साफ बताना होता है कि किस प्रकार से सरकारी नौकरियों का निजीकरण किया जा रहा है और किस प्रकार से आरक्षण को आघात पहुंचाया जा रहा है। लाल किले के मन से तो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, लेकिन वास्तविकता में धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।